A very fresh good morning to all my dear students. Today we are going to start our next chapter, that is molecular basis of inheritance. Next chapter is the molecular basis of inheritance. अब तक हमने हेरिडिटरी प्रिंसिपल्स पढ़े कि क्या प्रिंसिपल है इनहेरिटेंस का, कि किस तरह से कैरेक्टर जो है ट्रांसमिट होते हैं. अब मेंडल ने इनहेरिटेंस के बारे में बताया, लेकिन वहां से हमें ये नहीं पता चला कि इनहेरिटेंस जिसकी होती है उसका नेचर क्या है, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल है हमारा, व्हाट इज द नेचर ऑफ दैट जेनेटिक मटेरियल. मोलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस में यहाँ हम उन मोलिक्यूल्स को पढ़ेंगे जो कि जिसकी हेल्प से जो कि ट्रांसमिट होते हैं, और वो है डीएनए. डीएनए इज द जेनेटिक मटेरियल ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स. डीएनए जो है ये जो जेनेटिक मटेरियल है सभी लिविंग बींग्स का, एक्सेप्ट सम वायरसेस. कुछ वायरसेस ऐसे हैं जिनका जेनेटिक मटेरियल जो है डीएनए के बजाय क्या है, आरएनए है. अब डीएनए और आरएनए के बारे में 11th क्लास में पढ़ चुके हैं. डीएनए क्या है? इट इज डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड. अगर हम बात करें आरएनए की, तो आरएनए क्या है? राइबो न्यूक्लिक एसिड. मैक्सिमम जो सभी लिविंग बींग्स हैं उनका जेनेटिक मटेरियल, यानी कि उनका मोलिकुलर बेस क्या है इनहेरिटेंस का, डीएनए है उनका जेनेटिक मटेरियल. कुछ वायरसेस हैं, उन वायरसेस का जेनेटिक मटेरियल जो है आरएनए है. हम पढ़ चुके हैं कि डीएनए इज द डबल स्ट्रैंडेड मॉडल ऑफ डीएनए. डबल हेलिकल मॉडल तुमने 11th क्लास में पढ़ा है डीएनए का. यहाँ इस चैप्टर में हम किस किस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे? यहाँ हम बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में. डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है, वो सेल के अंदर पैकेजिंग कैसी है उसकी, डीएनए से डीएनए कैसे बनता है, ये खुद की कॉपी कैसे करता है, यानी कि रेप्लिकेशन के बारे में बात करेंगे. डीएनए से आरएनए बनता है, यानी कि ट्रांसक्रिप्शन के बारे में बात करेंगे. प्रोटीन फॉर्मेशन के बारे में हम बात करेंगे, जिसको हम ट्रांसलेशन बोलते हैं. इन प्रोसेसेस की रेगुलेशन कैसे होती है, उन रेगुलेशन के बारे में पढ़ेंगे. इसके अलावा हम बात करेंगे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, और इसके अलावा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग. इन सभी टॉपिक्स को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे. सबसे पहले यहाँ मोलिकुलर बेसिस में हमने बताया कि जेनेटिक मटेरियल जो है वो डीएनए है. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस डीएनए की स्ट्रक्चर की, कि डीएनए जो है, ये तो हमें पता है कि डीएनए क्या है. डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स. डीएनए क्या है? इट इज अ लॉन्ग पॉलीमर. हम यहाँ स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए की बात करेंगे. तो डीएनए क्या है? डीएनए इज अ पॉलीमर ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड. डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स का एक पॉलीमर है, और ये डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड्स हैं क्या, वो हम आगे पढ़ेंगे. अब लेंथ ऑफ द डीएनए इज डिस्क्राइब्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स इन द चेन. लेंथ डीएनए की जो है, अगर हम बात करें लेंथ ऑफ डीएनए, तो लेंथ ऑफ डीएनए हम किससे डिस्क्राइब करेंगे? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, कि उसके अंदर कितने न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट हैं. इन न्यूक्लियोटाइड्स के बेस पर, या हम कहें बेस पेयर्स जो हैं, इन या बीपी मतलब यानी कि बेस पेयर्स, कि उन बेस पेयर्स कितने बेस पेयर्स प्रेजेंट हैं, उसकी हेल्प से हम डीएनए की लेंथ को डिस्क्राइब करते हैं. जैसे एक बैक्टीरियोफेज है 5x174. इसके अगर हम बात करें 5x174, तो इसमें अगर हम बात करें तो इसके अंदर 5386 न्यूक्लियोटाइड्स प्रेजेंट होते हैं. अगर हम बात करें बैक्टीरियोफेज लैम्डा, ये वायरस है. बैक्टीरियोफेज लैम्डा इज अ वायरस दैट अफेक्ट द बैक्टीरिया. इट कंसिस्ट ऑफ 53802 48502 बेस पेयर्स.
लेंथ डीएनए की जितने बेस पेयर्स होंगे उतनी ही उस लेंथ को हम कैसे डिफाइन करते हैं, डिफाइन बाय द नंबर ऑफ डीऑक्सीन्यूक्लियोटाइड और वी कैन से नंबर ऑफ बेस पेयर प्रेजेंट इन दैम. 174 bacteriophages consist of 5386 base pair. Bacteriophage lambda 48,502 base pair. अगर हम बात करें ई कोलाई की, एस्चेरिचिया कोलाई जिसको कॉमनली यूज किया जाता है, इट कंसिस्ट ऑफ 4.6 into 10 raised to power 6 base pair. और अगर हम हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें ह्यूमन बींग्स का, हैप्लॉइड कंटेंट ऑफ ह्यूमन, अगर ह्यूमन के हैप्लॉइड कंटेंट की बात करें तो हैप्लॉइड कंटेंट के अंदर जो बेस पेयर्स प्रेजेंट होते हैं 3.3 into 10 raised to power 9 बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं. यानी कि एक हैप्लॉइड सेल के अंदर 3.3, अगर हम डिप्लॉइड की बात करेंगे तो इसको डबल कर देंगे, इतने बेस पेयर एक डिप्लॉइड सेल में होते हैं. अब हम बात करते हैं इसकी स्ट्रक्चर की कि ये लॉन्ग पॉलीमर है. अब डीएनए की स्ट्रक्चर हमने बताया कि इट इज मेड अप ऑफ, इट इज ए पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स की, एक पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का. और एक न्यूक्लियोटाइड के पास क्या क्या चीजें प्रेजेंट होती हैं. डीएनए क्या है, पॉलीमर है न्यूक्लियोटाइड्स का, इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड. और एक न्यूक्लियोटाइड के अंदर तीन चीजें होती हैं. फर्स्ट इज द नाइट्रोजनस बेस, जो कि दो टाइप के हैं, प्योरीन्स, पिरामिडीन्स. प्योरीन है एडेनिन, गायनिन, और पिरामिडीन जो है वो है थायमिन, यूरेसिल. यूरेसिल प्रेजेंट होता है आरएनए के अंदर, और साइटोसिन. थायमिन और साइटोसिन ये दो प्रेजेंट होते हैं डीएनए के अंदर, और यूरेसिल और साइटोसिन, थायमिन की जगह आरएनए के अंदर यूरेसिल प्रेजेंट होता है. दूसरा कंपोनेंट पेंटोज शुगर. दूसरा कंपोनेंट क्या है, पेंटोज शुगर. डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए, डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए. अगर डीएनए की बात करें तो पेंटोज शुगर डीऑक्सीराइबोज है, और सिंपल राइबोज शुगर इन आरएनए. डीऑक्सीराइबोज शुगर किसमें प्रेजेंट है, डीएनए के अंदर, और उस पेंटोज शुगर है यानी कि 5 पेयर्स, 5. तो डीऑक्सीराइबोज इन केस ऑफ डीएनए एंड राइबोज शुगर इन आरएनए. प्योरीन जो है डबल हेट्रोसाइक्लिक रिंग्स होती है जिसमें 1, 3, 7, 9 पोजीशन पे. इन प्योरीन्स की फर्स्ट, थर्ड, 7, 9 पोजीशन पे नाइट्रोजनस एंड प्रेजेंट होती है, नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. हेट्रोसाइक्लिक डबल रिंग स्ट्रक्चर है. जबकि पिरामिडीन्स जो है इनमें ये हेट्रोसाइक्लिक सिंगल रिंग है, हेट्रोसाइक्लिक सिंगल रिंग है जिसमें 1 और 3rd पोजीशन पे नाइट्रोजन प्रेजेंट होती है. ये डबल रिंग स्ट्रक्चर है जिसमें फर्स्ट, थर्ड, 7, 9 कार्बन पे नाइट्रोजन है. ये हेट्रोसाइक्लिक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है जिसकी फर्स्ट और थर्ड पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है. क्लियर हुआ. तो पहला कंपोनेंट न्यूक्लियोटाइड का है नाइट्रोजनस बेस, दूसरा है पेंटोज शुगर जो कि डीएनए के केस में डीऑक्सीराइबोज है, आरएनए के केस में ये राइबोज शुगर है. तीसरा हम बात करते हैं, हम नाइट्रोजनस बेस हो गया, पेंटोज शुगर हो गया, थर्ड जो है फोस्फेट. और ये तीनों चीजें मिलकर एक न्यूक्लियोटाइड बनाती हैं. अब देखते हैं न्यूक्लियोटाइड बनता कैसे है, ये तीन चीजें कैसे जुड़ी हुई होती हैं. सबसे पहले पेंटोज शुगर इज अटैच टू द नाइट्रोजनस बेस. सबसे पहले ये है हमारी पेंटोज शुगर, यहां हम ड्रॉ करते हैं इसको. दिस इज द पेंटोज शुगर, दिस इज अटैच टू द नाइट्रोजनस बेस. ये मान लिया हमने ए नाइट्रोजनस बेस, एडेनिन यानी कि प्योरीन है. ये जो लिंकेज होती है व्हेन नाइट्रोजनस बेस, जब ये नाइट्रोजनस बेस जुड़ता है पेंटोज शुगर के साथ, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बनता है न्यूक्लियोसाइड. इन दोनों के कॉम्बिनेशन से बना न्यूक्लियोसाइड्स, और जो इनके बीच में लिंकेज होती है दैट इज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज.
व्हेन नाइट्रोजनस बेस अटैच टू द पेंटोज शुगर, एलिमिनेशन होती है वाटर मॉलिक्यूल्स की, वाटर मॉलिक्यूल्स निकलता है और जो लिंकेज होती है उस लिंकेज को ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हम बोलते हैं और ये बनता है एक न्यूक्लियोसाइड। अगर हम बात करें एडेनिन जुड़ा है तो वो क्या बनेगा, एडिनोसिन, और डीएनए के केस में हम बनेगा डीऑक्सी एडिनोसिन। अगर यहां पर गायनिन जुड़ा है तो बनेगा गायनोसिन और ये बनेगा डीऑक्सी गायनोसिन। ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। अगर हम बात करें थायमिडीन, यूरिडीन, तो डीऑक्सी थायमिडीन, थायमीन है तो डीऑक्सी थायमिडीन जो सिर्फ डीएनए के अंदर होता है, यूरिडीन डीऑक्सी, सॉरी यूरिडीन की जगह यूरिडीन ये आरएनए के अंदर प्रेजेंट होता है तो डीऑक्सी नहीं होता, और एक होता है डीऑक्सी साइटोडीन। क्या क्या बने, एडिनोसिन डीऑक्सी एडिनोसिन, डीऑक्सी गायनोसिन, डीऑक्सी थायमिडीन, डीऑक्सी साइटोडीन। अब क्या है कि अब इसके 5' एंड पे ग्लूकोज, अब दो चीजें तो जुड़ गई, हमने तीन चीजों की बात की थी कि एक प्रेजेंट होता है न्यूक्लियोटाइड, नाइट्रोजनस बेस, पेंटोज शुगर। जब पेंटोज शुगर नाइट्रोजनस बेस के साथ जुड़ी तो न्यूक्लियोसाइड बना और लिंकेज जो है वो बॉन्ड जो है वो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है। अब इसके साथ जुड़ेगी, इसकी जो 5th पोजीशन पे जो कार्बन है उस कार्बन के साथ क्या जुड़ी, 1 2 3 4 5th पोजीशन पे कार्बन है, यहाँ इसके साथ जुड़ी फोस्फेट, ये फोस्फेट वाला एंड इसका 5' एंड है। ये कंप्लीट, ये जब फोस्फेट के साथ जुड़ती है तो इस बॉन्ड को हम बोलते हैं फोस्फो एस्टर लिंकेज। तो दो तरह की लिंकेज हुई, जब ये इसके नाइट्रोजनस बेस और शुगर जुड़ी तो लिंकेज हुई ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, और जब ये फोस्फेट इसके साथ जुड़ी तो फोस्फोएस्टर लिंकेज या फोस्फोएस्टर बॉन्ड। और ये जब तीन चीजें जुड़ती हैं तब जाकर एक न्यूक्लियोटाइड बनता है, और ऐसे जब बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स जुड़ते हैं तो पॉलीमर बनता है न्यूक्लियोटाइड्स का, डीएनए आरएनए बनता है। अब देखो हम देखते हैं स्ट्रक्चर, डीएनए की स्ट्रक्चर किस तरह से होती है। डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर है, हमें पता है कि डीएनए इज द डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर। डबल स्ट्रैंड होती हैं, दो स्ट्रैंड होती हैं, तो वो किस तरह से होती हैं, ये देखो इस तरह से हम इसका ये ड्रॉ करेंगे। यहां पर जैसे बेस प्रेजेंट है गायनोसिन, यहां पर फिर हम इतना ही इतनी ही ड्रॉ करते हैं यहाँ, और ये जो 3' एंड होता है, ये 3' एंड है जहां फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। क्लियर, यहाँ पर मान लिया बेस जो है वो प्रेजेंट है, फिर टी, ये सिंगल स्ट्रैंड बन गई। 5' एंड हैव a free phosphate, one end of the structure have this polynucleotide have free phosphate that is 5' end, and another end has hydroxyl group 3' that is the 3' end। यानी कि जिस ग्रुप जो फोस्फेट वाला है वो 5' एंड है और जहां हाइड्रोक्सिल जुड़ी हुई है वो 3' एंड है। आरएनए की स्ट्रक्चर भी सेम होती है, सिर्फ आरएनए में डिफरेंस क्या होता है कि जो राइबोज शुगर होती है, इस राइबोज शुगर में एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है। एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन, ग्रुप प्रेजेंट एट सेकंड पोजीशन। इस राइबोज शुगर की सेकंड पोजीशन पे आरएनए के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, एडिशनल हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है, और बाकी थायमीन की जगह क्या आ जाएगा, जहां जहां थायमीन प्रेजेंट होगा वहां थायमीन की जगह यूरेसिल आ जाएगा, बाकी स्ट्रक्चर सेम है। अब अगर हम बात करें, हमने पढ़ा डबल स्ट्रैंडेड, तो दूसरी स्ट्रैंड किस तरह से प्रेजेंट होगी, यहां हम बात करते हैं दूसरी स्ट्रैंड की, तो ये हो गई हमारी दूसरी स्ट्रैंड। यहां ये जो है
ये हो गया वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप, ये 3' एंड है, ये एडेनिन है, एडेनिन के अपोजिट हमेशा थायमीन मिलेगा, ए की पेयरिंग टी के साथ होती है। यहां फिर CH फोस्फेट, यहां पर गायनीन के अपोजिट हमेशा इनके बीच में 3 बॉन्ड्स होते हैं। यहां पर थायमीन के अपोजिट फिर हमें एडेनिन मिलेगा और यहां पर ये प्रेजेंट हो गई फोस्फेट। तो ये इस दूसरी स्ट्रैंड है जिसकी यहाँ 3' एंड है, ये 5' एंड है। अगर पेपर में आ जाए डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ अ डीएनए, तो इस तरह से तुम इन डीएनए की स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करोगे। क्लियर हुआ? ये तो था स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए के बारे में। अब क्या है कि डीएनए जो है वो एसिडिक सब्सटेंस है। इससे पहले ये नहीं पता था कि डीएनए का नेचर क्या है। डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, वो बताया फ्रेडरिक मीशर ने। फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में बताया कि डीएनए जो है, डीएनए इज एन एसिडिक सब्सटेंस, कि डीएनए जो है एसिडिक सब्सटेंस। अब तो हमें पता है डीएनए इज द डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यानी कि एसिड है, एंड नेम इट्स न्यूक्लियन, और उसको नाम दिया न्यूक्लियन का। वो किसने दिया? फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में बताया कि डीएनए जो है वो एसिडिक सब्सटेंस है और उसको नाम दिया गया न्यूक्लियन का, इसको नाम दिया गया। अब स्ट्रक्चर इसके डिस्क्राइब, एलुसिडेशन ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए इज कॉम्प्लिकेटेड बाय टेक्निकल लिमिटेशंस, कि इतना लंबा डीएनए मॉलिक्यूल है, उसको एक्सट्रैक्ट करने में टेक्निकल लिमिटेशंस थी, जिसकी वजह से इसकी स्ट्रक्चर एलुसिडेट, स्ट्रक्चर डिस्कवर नहीं हो पाई। इसकी स्ट्रक्चर डिस्कवर 1953 में, सॉरी, इन 1953 जेम्स वाटसन एंड क्रिक, वाटसन और फ्रांसिस क्रिक proposed the double helical model of DNA. proposed the double helical model of DNA, कि डीएनए जो है वो डबल हेलिकल मॉडल है, डबल हेलिकल मॉडल ऑफ डीएनए। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल प्रपोज किया डीएनए का, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज डन बाय फ्रैंकलिन, रोजालिंड फ्रैंकलिन एंड मोरिस विलिकन्स। अब देखो फ्रेडरिक मीशर ने 1869 में क्या बताया कि डीएनए जो है वो एक एसिडिक सब्सटेंस है। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने डबल हेलिकल मॉडल बताया डीएनए का, किसकी स्टडी के बेसिस पे? एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज की थी रोजालिंड फ्रैंकलिन और मोरिस विलिकन्स ने। इनकी स्टडीज के बेस पर, इस एक्सरे डिफ्रैक्शन स्टडीज के बेस पर वाटसन और क्रिक ने मोस्ट फेमस मॉडल दिया डीएनए का, डबल हेलिकल मॉडल दिया। अब जो इसका हॉलमार्क है, इस डबल डीएनए जो डबल हेलिकल मॉडल है, इसका हॉलमार्क इज द बेस पेयर। हॉलमार्क ऑफ दिस मॉडल इज, हॉलमार्क ऑफ डीएनए डबल हेलिकल मॉडल इज, डीएनए डबल हेलिकल मॉडल is the base pairing between, is the base pairing between two strands of DNA. कि इसका हॉलमार्क क्या है
है डीएनए डबल हेलिकल मॉडल का कि जो दो स्ट्रैंड्स थी उन दोनों स्ट्रैंड्स के बीच में जो बेस पेयरिंग है, यानी कि ये जो बेस पेयरिंग है ये जो है इसका हॉलमार्क है। इसके अलावा जो है हाउएवर, तो इसकी जो प्रपोजिशंस थी वो एक एरविन चारगैफ है। उस एरविन चारगैफ ने क्या बताया, एरविन चारगैफ इसने बताया कि जो रेशो है, रेशो ऑफ एडेनिन एंड गायनोसिन, एडेनिन एंड गायनिन एंड साइटोसिन एंड थायमिन इज इक्वल एंड इक्वल, कि एडेनिन गायनिन साइटोसिन और थायमिन जो है AGTC है ना, जो कि एडेनिन गायनिन थायमिन और एडेनिन गायनिन थायमिन AGTC ये इक्वल है, या हम कहें A प्लस G इज इक्वल टू T प्लस C, या A प्लस T जितने एडेनिन और जितने एडेनिन होंगे उतने ही थायमिन प्रेजेंट होंगे, जितने गायनोसिन होंगे उतने ही साइटोसिन होंगे। और एडेनिन और थायमिन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, और गायनोसिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसने कहा जितने एडेनिन है उतने थायमिन प्रेजेंट होंगे, जितने गायनोसिन है उतने ही साइटोसिन होंगे, यानी कि और A और T के बीच में डबल बॉन्ड है, गायनोसिन और साइटोसिन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड है। इसने एक तो क्या बताया कि इसने एडेनिन गायनोसिन साइटोसिन और थायमिन जो है इनका रेशो इक्वल है और कांस्टेंट है। एक और चीज और एक ये कि एडेनिन जितना है उतना थायमिन होगा, जितना गायनोसिन है उतना साइटोसिन होगा। एक और चीज बताई कि AT जो रेशो है इट इज AT रेशो इज कांस्टेंट इन अ स्पीसीज, कि किसी पर्टिकुलर पॉपुलेशन में, किसी पर्टिकुलर अगर ह्यूमन बींग्स की बात करें तो किसी पर्टिकुलर स्पीसीज में AT का जो रेशियो है वो कांस्टेंट होता है, कि जितना AT का रेशियो एक स्पीसीज में होगा वो दूसरे के अंदर भी वो रेशियो उतना ही प्रेजेंट होगा, बट ये डिफर करता है स्पीसीज टू स्पीसीज। कि अगर हम सिंगल स्पीसीज की बात करें तो उसमें एडेनिन और थायमिन उन स्पीसीज में, एक टाइप के स्पीसीज में सेम मिलेगा एडेनिन और थायमिन, और अगर डिफरेंट स्पीसीज की बात करेंगे तो ये रेशियो चेंज हो जाएगा।